हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने क्रमिक विकास एवं उत्पत्ति का जो क्रम है, और उसके अंदर डिटेल के अंदर मैंने आपको 2 वीडियो के अंदर बताया था। सारी सभ्यताएं भी राजस्थान की जितनी भी हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी साक्ष्य मिले हैं, वो सारा का सारा मैंने आपको अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बता दिया। अब आगे हम पढ़ रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके लिए क्या क्या रहा, किस तरीके से रहा, और जो अन्य जो आपके इतिहास वेदा हैं अलग अलग, उनके थ्रू कौन सा सिद्धांत दिया जिसकी कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये पूरा का पूरा आज हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। ये हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए हैं। आपको इसका कैसा लग रहा है, रिव्यू कैसा है, तो आप अपने कमेंट और लाइक के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया देवें। तो पढ़िए, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे आज। राजपूत शब्द 7वीं सदी की देन है, और ये जो काल था 7वीं सदी से लगाकर 12वीं सदी तक का काल कह सकते हैं हम लोग। उस टाइम में जनपद हुआ करते थे, और उस जनपद का स्वामी जो है वो राजा कहलाता था। अब राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता था, लेकिन अपभ्रंश का मतलब अपने शॉर्ट तरीके से अपनी भाषा में उसको तोड़ करके राजपुत्र को राजपूत कह दिया। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब इसके अंदर एक शब्द आया था प्राचीन जनपद। तो ये जनपद क्या है, जनपद राजस्थान में कितने थे, कौन कौन से जनपद अभी वर्तमान में, जो जैसे जालोर है, जैसे अजमेर है, आपका चित्तौड़गढ़ है, आपका अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये जो अलग अलग एरिया हैं, इनका नागौर, इनका क्या नाम था पहले, ये आपको एक एक्सरसाइज है, आपको खुद को करनी है। मैं कुछ जैसे जनपदों के नाम बता देता हूँ, जैसे योद्धे, जांगल प्रदेश, मांड, और अहिछत्रपुर, मत्स्य, मालव, सीवी, मेदपाट, है, व्याघ्र घाट, साल्व, सूरसेन, राजन्य। जैसे मेरे को इतने सारे नाम याद हैं, और इनके अभी वर्तमान में क्या नाम है ये भी मुझे याद है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा ये कहीं से भी मैटर आपको बहुत सारी जगह अवेलेबल होगा। अगर आपको ये मैटर अवेलेबल नहीं हो तो मेरे को बोलिए, लेकिन आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको ये सारे नाम याद रहेंगे इसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिए। आगे हम देख रहे हैं जैसे कि राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, अलग अलग ये सिद्धांत दिए। जैसे अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो चंदर बरदई, इसे आपको याद रखना है, चंदर बरदई। इनका जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसके अंदर, फिर आबू का लेख, किराड़ू का लेख, ये भी हम लोग कह सकते हैं, आपको इसे याद रखना है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, ब्राह्मणों से उत्पन्न ऐसा राजपूत बताया डॉक्टर दशरथ शर्मा। बिजोलिया का जो शिलालेख है, जोधपुर का शिलालेख है, नाथ प्रशस्ति है, इसके थ्रू। विदेशियों से जो उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिया, ऐसा बोला है कि राजपूत जो है विदेशियों की संतान है। तो ये जितने भी विदेशी हैं, जैसे डॉक्टर कर्नल टॉड, कनिंगम, स्मिथ, जैक्सन, अब्दुल फजल, ये सारे के सारे विदेशी हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि राजपूत जो है विदेशियों की संतान रही है। वैदिक क्षत्रिय की संतान किसने बोला, कि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने बोला। आदिवासियों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर भंडारकर सर ने दिया था। आगे देखिए, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का जो परिणाम था, इसके थ्रू किसने दिया था, कि डॉक्टर HD चट्टोपाध्याय सर ने दिया था। ऐसा आपको याद रखना है। ये इनके मत पूछे जाते हैं कि कभी ऐसा पूछ लिया कि वैदिक क्षत्रिय की संतान राजपूतों को किसने बताया, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर भंडारकर सर ने। ऐसा आगे देखिए, अब ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, जो चंदर बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर दिया था, और किराड़ू का लेख है, आबू का जो शिलालेख। अब आपको वहाँ पे इस तरीके से आया था कि ऐसा बोला गया कि एक बार गुरु वशिष्ठ मुनि ने वहाँ पे यज्ञ किया था, और 4 तरह की जातियाँ उत्पन्न हुई थी आबू पर्वत पर। तो वो 4 जातियाँ आपको पहले से पता होगा कि परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। वो चाहमान था, चाहमान,
फिर वो अपभ्रंश हो गया, परमार का पमार हो गया, प्रतिहार का परिहार हो गया, चालुक्य का सोलंकी हो गया और चाहमान का चौहान हो गया। इस तरीके से अभी ये अपभ्रंश के तौर पे अब हम इनको ये नए नाम जो है पमार, परिहार, सोलंकी और चौहान, ये हम लोग जानते हैं। परमार का मतलब होता है शत्रु का विनाश करने वाला। प्रतिहार का मतलब प्रतिहार यानी शत्रु से रक्षा करने वाला, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये जो प्रतिहार था वो यज्ञशाला का द्वारपाल बनाया गया था, जो यज्ञ हो रहा था उसका द्वारपाल था, इसलिए उसको क्या बोला, परिहार, प्रतिहार, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ब्राह्मणों से जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, परशुराम द्वारा प्राचीन क्षत्रियों के विनाश के बाद धर्मशास्त्र, गायों की रक्षार्थ शस्त्र धारण करता ब्राह्मणों से ब्रह्म क्षत्रिय राजपूत की उत्पन्न हुआ था। इस तरीके से आपको याद रखना है। बिजलिया शिलालेख वहाँ से चौहान वंश का मतलब उत्पत्ति का बताते हैं कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के से इनकी मतलब शाखा रही है। नाथ प्रशस्ति जो गुहिल वंश की है वो नागर ब्राह्मण कुल के बताते हैं। जोधपुर की जो नाथ प्रशस्ति है वहाँ से इनको राठौड़ वंश से मतलब इस तरह से बताते हैं, ब्राह्मण वल्लराव वंशज के बताते हैं। जो बलराज वंशज के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से हैं तो वो आपको बताना है जोधपुर की प्रशस्ति से। अब देखिए विदेशी जितनी भी जातियाँ थी उससे उत्पत्ति का जो सिद्धांत, आपके जितने भी विदेशी हैं जैसे कर्नल जेम्स टॉड कनिंघम, जैक्सन स्मिथ, अब्दुल फजल, तो ये प्राचीन काल में जब भारत आए थे तो भारत में कौन कौन सी जातियाँ आई थी, जैसे शक, हूण, कुषाण, पल्लव, पार्थियन, ये सारी के सारी इनका भारत के अंदर आक्रमण था। तो इन्होंने क्या बोला, वैदिक धर्म स्वीकार करने, ये इन सब लोगों ने वैदिक धर्म के रेस्पेक्ट में बताया था कि ये सब वैदिक धर्म स्वीकार करके ये सारे राजपूत बन गए थे। आगे बताइए, अब राजपूती जितने भी राजपूत थे उनका उत्पत्ति का जो क्रम है वो कैसे रहा है। अलग अलग जैसे राजपूत बने, आप लोगों ने पढ़ा था कि गुहिल वंश आया, राठौड़ वंश आया, कछवा वंश आया, हाड़ा वंश आया, देवड़ा वंश आया, ऐसे और भाटी न ये भी झाला वंश भी इस तरीके से आया है आपके राजस्थान के अंदर। तो एक्चुअल में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई या इनका क्या क्रम था। देखिए हमारे भारत के अंदर मौर्य वंश भी रहा, गुप्त वंश भी रहा, तो इस तरीके से आखिर में सम्राट जो मोखरी वंश हुआ था उस टाइम में सम्राट हर्षवर्धन थे और उनकी मृत्यु जो 647 ईस्वी के अंदर हो गई थी। तो उस टाइम में काफ़ी विदेशी, ये जो मौर्य वंश और गुप्त वंश था उस टाइम में विदेशी जातियाँ यहाँ पे आई थी, जैसे शक, कुषाण, हूण, पल्लव, पार्थियन, ये सभी की सभी यहाँ आई, यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया और जो भारतीय संस्कृति थी इसके अंदर ये इनका समावेश हो गया था। तो जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो भारत के अंदर विखंडन हो गया था। अब जैसे पूर्व में अलग वंश हो गया था, फिर दक्षिण में अलग वंश हो गया था, उत्तर पश्चिम में अलग वंश हो गया था, तो ऐसे कुछ अलग अलग पार्ट में, टुकड़ों में वो टूट गया था। अब सेंटर में क्या था, एक कन्नौज करके एक स्थान था जो अभी यूपी के अंदर है। तो उस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये जो मैंने आपको बताया, पूर्व के अंदर पाल वंश था, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश था और उत्तर पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार वंश था। ये उस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये आपस में तीनों के बीच में क्या हो गया, संघर्ष हो गया, आपस में लड़ाई हो गई थी। तो इस आपस में तीनों का जो संघर्ष था उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अब पाल वंश की उस टाइम में जो राजधानी थी वो मुंगेर थी, गुर्जर प्रतिहार की मंडोर थी जो अभी जोधपुर के अंदर है, राजपूत वंश की जो है वो मान्यखेत थी। तो इस तरीके से ये सारी राजधानियाँ भी आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए, जैसे गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो 707 से लगाकर 11वीं सदी के बीच में इनका पूरा का पूरा कार्यकाल रहा। तो इसमें देखिए कौन कौन से राजा आए थे ये तो हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज और ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शाखा रही इसका अंतिम
कहेंगे हम लोग राज्यपाल जो राजा था उस टाइम में उसका पतन शुरू हो गया था। शुरू होने के पीछे कारण विदेशी थे। अकबर जो अरब से आक्रमण हो रहा था मोहम्मद बिन कासिम का, उसने भी आक्रमण किया था। फिर तुर्कों का आक्रमण होने लग गया, जैसे मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी के बाद आपका मोहम्मद घोरी का भी आक्रमण हुआ था। 1192 के दोनों युद्ध हुए थे। तो ये भी आपको सब याद रखना है उस टाइम से। फिर अब गुर्जर प्रजारों का जो विदेशियों का जो आक्रमण हो रहा था, तो उसके चक्कर में फिर यहाँ पे उसका पतन हो गया था। पतन अब हुआ तो बहुत सारे पार्ट में पतन हुआ। किस किस पार्ट में, मतलब पार्ट का मतलब अलग अलग टुकड़ों में उनका पतन हो गया। जैसे गुजरात बन गया, एक आबू बन गया, सांबर बन गया, दिल्ली आ गया, महोबा आ गया, कन्नौज आ गया। ये जो क्षेत्र थे ये अलग अलग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी मतलब राज्य अपनी शासन जो है वो स्थापित कर चुके थे। तो गुजरात के अंदर चालुक्य वंश था, आबू में परमार, सांबर के अंदर चौहान, दिल्ली के अंदर तोमर वंश, महोबा के अंदर आपका चंदेल और कन्नौज में गढ़वाल वंश, बंगाल की साइड में सेन वंश। इस तरीके से ये स्थापित हो गए थे और अपना जो राजपाट का कार्यक्रम चला रहे थे। इन सभी के अंदर सबसे जो शक्तिशाली जो वंश था या राजे थे, वो राजा कहाँ के जो है शक्तिशाली थे, ये आपको याद रखना है। चौहान वंश जो सांबर का है, वहाँ के सबसे शक्तिशाली ये राजा हुआ करते थे। अब जो चौहान वंश है, वो चौहान वंश पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद घोरी को फर्स्ट में तो हरा दिया था और सेकंड से तराइन का जो युद्ध था उससे हार गए थे 1192 में। और तब से ही यहाँ इसका पतन होकर ये विदेशियों का पूर्ण रूप से इस पर अधिकार हो गया था। तो चौहान वंश का जैसे ही पतन हुआ तो उस टाइम में अब मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ा और देवड़ा, ये सिरोही, कोटा बूंदी, इस तरीके से क्षेत्रों पर अलग अलग वंशों ने मतलब यहाँ पे उत्पन्न हो गए थे। मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश हुआ, मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश हुआ, ढूंढाड़ जो क्षेत्र अभी जयपुर वाला, तो वहाँ पे कछवा राजवंश, इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने शासन किया। और जो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र था वहाँ पे हाड़ा वंश ने मतलब पूरा का पूरा वहाँ पे राज कार्य किया। सिरोही के अंदर इधर देवड़ा एक शाखा पनप गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब अगर वर्तमान के अंदर कौन कौन से ज़िले अगर आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। गुहिल वंश में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र था। राठौड़ वंश में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ऐसे आपको याद रखना है। कछवा में अलवर और आपका जयपुर आता है। हाड़ौती के अंदर कोटा बूंदी आता था, जो वहाँ पे हाड़ा राजवंश था। और सिरोही में देवड़ा वंश की शाखा रही थी। अब राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण हुआ था, तो एकीकरण कंप्लीट होने के साथ साथ उस टाइम में 19 रियासतें और 3 आपके ठिकाने थे, उन तीनों का मिलन हो गया था, समावेश होकर पूरा एक राजस्थान बन गया था। तो उस टाइम में राजपूत कितने थे? 16 राजपूत थे। जाट वंश 2 ही थे और एक आपका जो टोंक था वो पिंडारी, मुस्लिम पिंडारी था, जिससे मिलकर ये पूरा का पूरा अपना एक एकीकरण का कार्यक्रम पूरा हुआ और पूरा राजस्थान एक श्रृंखला में पूरा बनकर एक राज्य बन गया था। अब जैसलमेर के भी भाटी वंश को भी आपको याद रखना, करौली का जोधान वंश और झालावाड़ का झाला वंश, इस तरीके से आपका एकीकरण का पूरा प्रोग्राम रहा। अब जैसे गुर्जर प्रत्यार वंश के मैंने आपको बताया पतन हुआ, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से राजाओं ने शासन किया। तो परमार जो वंश था उन्होंने आबू मालवा के क्षेत्र में उन्होंने अपना राज्य कार्य का कार्यक्रम किया। चौहान जो थे वो अजमेर की इस तरफ से शाखा थी वहाँ पे, और चालुक्य जो था वो गुजरात की तरफ अपना शासन स्थापित किया। अब जो चौहान वंश था वो चौहान वंश यहाँ राजस्थान में गुहिल वंश, कछवा वंश, राठौड़ वंश और यदुवंशी के रूप में यहाँ पनपा। तो फिर अब यहाँ पे इन लोगों ने शासन स्थापित कर दिया था और अपना राजवंश और अपनी सत्ता कायम कर दी थी। तो इस तरीके से अब हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक
कि राजस्थान के अंदर राजपूतों की जो उत्पत्ति रही है वो किस तरह से रही है, ये अभी हमने देखा। आगे वाले टॉपिक हम इस तरह से पढ़ेंगे कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश राजस्थान में कहाँ और कैसे पनपा और उसका पतन कैसे हुआ, ये पूरा डिटेल के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये प्रयास कैसा रहा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो आप उस तरीके से करिए, लाइक और कमेंट के थ्रू। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करता है तो एक बार कर लीजिए। मेरे वीडियो रेगुलर आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मिल रहे हैं। ओके।